नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि पंचकुला पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह। ज्ञानचंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की है और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता से मुलाकात हुई। पंचकुला बॉलीवुड के सिंगर जो हैं वो पहुंचते हुए नजर आए और पंचकुला में सिंगर मीका सिंह पहुंचे हैं और यहां पर ज्ञानचंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की गई है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता से मीका सिंह मिलते हुए नजर आए और बताया यह जा रहा है कि सिर्फ ये शिष्टाचार मुलाकात है और ज्ञानचंद्र गुप्ता से वहां पर मुलाकात की गई है और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह मुलाकात हुई। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र से मुलाकात की है और मीका सिंह जो है वो पंचकुला पहुंचते हुए नजर आए। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं मीका सिंह। ज्ञानचंद्र गुप्ता से वहां पर शिष्टाचार भेंट की है और साथ ही साथ ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भेंट और मुलाकात जो है दोनों के बीच में होती नजर आई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचकुला की ही, जहां पर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर नवदीप कौर के निर्देशन में दिनेश नायर द्वारा रचित लाल लकीर का मंचन किया गया है और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हासिल की है। लगभग 1.5 घंटे की नाटक में देश के बंटवारे के साथ साथ तमाम वो चीजें प्रस्तुत की गई हैं और उनको बारीकियों से समझाया गया है और संवेदनशीलता भी उसमें दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने नाटक का वहां पर बैठ के लुत्फ उठाया और मंच पर कलाकारों को भी बधाई दी गई है। 5 लाख रुपए देने की भी यहां पर घोषणा की गई है और विभाजन के समय से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से वहां पर दिखाया गया है। शॉल भेंट कर भी सम्मानित किया जा रहा है। आपको बताएं कि नाटक के सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और साथ ही साथ हर एक को वहां पर उसकी क्षमता के हिसाब से वो अपना प्रस्तुत करता हुआ नृत्य नजर आया है। आजाद हुए हमें 75 साल हो गए हैं। आज के प्रधानमंत्री जी को छोड़कर पहले किसी भी नेता को शायद ये ध्यान में नहीं आया कि उस समय के घटनाक्रम को आज की इस नई पीढ़ी को भी बताया जाए। लेकिन पिछले वर्ष 15 अगस्त 2021 की जो लाल किला प्राचीर से उनका उद्बोधन था, भाषण था, उन्होंने इस विभाजन की घटना को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाने की जो एक आह्वान किया, जो पहल की, कहीं ना कहीं उनके मन में उस पीड़ा, क्योंकि ये 1947 15 अगस्त 14 अगस्त ये जो काल था ये मिलीजुली प्रतिक्रिया का था। तो उधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान को लेकर दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में उबाल आता हुआ नजर आ रहा है और 16 अगस्त को अपने निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी और दक्षिणी हरियाणा की सिर्फ याद आती है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा उनकी पुत्री आरती राव को जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने टिकट सुनील मूसेपुर को दे दिया है और चुनाव में इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने जान से चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी के जयचंदों के कारण सुनील मूसेपुरा की हार हो गई। लेकिन पार्टी ने ऐसे जयचंदों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें इनाम भी दिया है और साथ ही साथ राव ने यह भी बयान दिया है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में उबाल आता हुआ नजर आया है।
आपको बताएं इसके साथ ही साथ बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव भी वहां पर रहे और बिना नाम लिए जयचंद किसी और को बताया गया। वहीं पूर्व विधायक रणधीर सिंह कपड़ियावास ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए उनका नाम नहीं लिया, लेकिन राव इंद्रजीत पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने वाले जयचंद आखिर कौन है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे पार्टियों ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सुनील मूसेपुर के नाम की घोषणा की थी, तभी से पार्टी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ के पुराने कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ के इंसाफ मंच के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। अगर कहा जाए कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी में ही नजर आ रहा है। साल के तो हो रही है, अब क्या उनको मौका किसी और को देना चाहिए? 75 साल के तो हो लिए भाई है? कितनी बार जनता मौका देगी? काम तो करते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है? अपने ही विधायकों की पटौदी में जो विधायक बना इनकी मर्जी से बना है क्या? और नानौर का जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है क्या? और अटेली वाला जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है? तो कहने का मकसद ये है कि इनकी अपनी लोकप्रियता नहीं है। ये जब कांग्रेस की लोकप्रियता थी तब बन गए थे हवा में। इस खबर को लेकर प्रेम भारद्वाज जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अगर बात की जाए हरियाणा की सियासत को लेकर कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्योंकि क्या दो फाड़ होती हुई यहां पे पार्टी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार 15 अगस्त के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का रेवाड़ी दौरा था और राव इंद्रजीत सिंह ने अगर दो दिन के बयानों की बात करें तो लगातार एक दागी सुर उनके यहाँ दिखाई दिए। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राव इंद्रजीत सिंह इसी तरीके के बयान दे चुके हैं जिससे शासक गर्म होती है। अगर बात करें तो पहले दिन जहां उन्होंने दोबारा दक्षिण हरियाणा में चौधर लाने की बात की, वहीं दूसरे दिन उन्होंने जो पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो भीतरघात करने वाले थे उनको लेकर एक बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि ये जो लोग थे ये जयचंद थे। उन्होंने बगैर किसी नाम लिए उन्होंने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद इस बात को लेकर शासक गर्म हो गई। अगर बात करें तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह कपड़ियावास से लेकर पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव तथा दूसरे अन्य नेता जो ये भाजपा के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं यहाँ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और लगातार यह मामला अब प्रदेश की या यूं कहे कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति को लेकर गर्मा गई है। अगर बात करें तो लगातार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस तरीके के बयान देते रहे हैं। प्रेम जी, आपके पास मैं लौटूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका स्वागत है हर खबर के ऊपर। पहला सवाल मेरा यही, हरियाणा के अंदर क्या दो फाड़ होती हुई पार्टी नजर आ रही है? देखिए, ये सब तात्कालिक लोगों के द्वारा ये चलाए गए शब्दबाण हैं। इन सब प्रकार की बातों का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर कोई असर नहीं होता। जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं न कहीं कुंठा कोई बात आती है तो निकल जाती है, लेकिन हार के कारण कई होते हैं और किसी न किसी के कारण से तो हार होती ही है। अब उसको मेरे खिलाफ है तो मैं उसको अपने ढंग से कहता हूँ, आपके खिलाफ होगी तो आप अपने ढंग से कहेंगे। तो इस विषय को लेकर ज्यादा कोई गंभीर विषय नहीं है कि जिसको लेकर कोई चर्चा की जाए। लेकिन सत्यव्रत जी, सीधे तौर पर राव इंद्रजीत साहब जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा की तब याद आती है जब वोट का वक्त होता है, जब काम का वक्त होता है तब याद नहीं आती है। नहीं, ये तो इस बात से तो मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता राव साहब की कि दक्षिण हरियाणा में काम नहीं हुए। पिछले 7 साल के अंदर यदि केंद्र की और हरियाणा की सरकारों के काम गिनाए जाएंगे तो उंगली के पोरे कागज के दस्ते पूरे हो सकते हैं उनकी कापाओं को लिखने पर। चाहे हमारा आज से सबसे बड़ा दुनिया का जो एक इस इलाके के लिए तोहफा माना जा सकता, एम्स उन्हीं के आग्रह पर आया, मेडिकल कॉलेज यहाँ आए, हब यहाँ आए, 152D इस एरिया को बना, यहाँ रेवाड़ी से बीकानेर के नेशनल हाईवे यहाँ से बना,
फ्रंट कॉरिडोर के माध्यम से जो विकास की गंगा इस पार्टी के आने के बाद दक्षिण हरियाणा के जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के और पहली सरकारों के द्वारा किए गए नहरी जाल को जो बिछा हुआ था, लेकिन कितने सालों से जो एक केवल शोपीस बना हुआ था, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाकर इस दक्षिण हरियाणा की ये नहीं उस हरियाणा की जहां सेम की समस्या थी, बाढ़ की समस्या थी। आपको पिछले दिनों से देखा होगा कि बाढ़ नहीं आई, क्यों नहीं आई? कि अतिरिक्त पानी था वो इस एरिया में भेजा गया, जिसके कारण से यहाँ पानी की आवश्यकता पूर्ति है और इस इलाके का जो है पानी का जो बढ़ाव होता था उसमें बहुत कमी आई। तो समान विकास के अवसर हरियाणा को तब मिले हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दक्षिण हरियाणा का व्यक्ति चाहे अपनी नौकरी की हिस्सेदारी की बात हो, विकास में पैसे की हिस्सेदारी की बात हो, राजनीतिक नेतृत्व के अंदर हिस्सेदारी की बात हो, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा पक्ष अनछुआ नहीं रहा जिसके ऊपर हम ये कह सके कि दक्षिण हरियाणा के साथ पार्टी ने सरकार ने। सतब्रत जी आपके पास लौटूंगा। कैप्टन अजय सिंह यादव पूर्व मंत्री जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब स्वागत है आपका। सर पहला सवाल मेरा यही रहेगा, दक्षिणी हरियाणा को लेकर राव इंद्रजीत साहब का जो बयान आया है कैसे देखते हैं? साफ तौर पर वो कह रहे हैं दक्षिणी हरियाणा की तब याद आती है जब चुनाव नजदीक आता है। जी ऐसा है, राव इंद्रजीत सिंह जी तो मेरे बड़े भाई हैं। उनको लोगों ने, यहाँ की जनता ने 5 दफा सांसद बना दिया, 3 दफा मंत्री रह लिए। जब भी सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, जब 2 साल रह जाते हैं, 1.5 साल रह जाता है, तो कहते हैं मुख्यमंत्री मेरी मानता नहीं है। इनके कहने से 2 मंत्री बना रखे हैं, ओपी यादव और परवाइल ने बना रखे हैं। इनका ही जिला प्रमुख है, इनका ही जो है म्युनिसिपल कमेटी में है। तो मुझे आप बताइए कि किस प्रकार की ताकत चाहते हैं? ये किसी से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और इनका ये कहना कि जयचंदों की वजह से मैं आ रहा हूँ। देखिए मैं 6 दफा विधायक रहा हूँ यहाँ से, रेवाड़ी से, और जो मैंने कार्य किए थे, ठीक है, उसकी बदौलत मेरा बेटा जो है चिरंजीव राव यहाँ से एमएलए बना। उसकी पार्टी के अंदर 20 से 15 साल की सेवाएं थी। NSY यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, इलेक्टेड अध्यक्ष रहा। तो ये कहना कि मुझे ये बता दें कि वो जयचंद कौन है, उसका नाम बता दें कौन जयचंद है, किस जयचंद की वजह से बने। कोई भी बनता है वो अपनी योग्यता से बनता है, ठीक है। अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। हार के ये घूमते रहे, पगड़ी तक रख दी इन्होंने, मोदी जी को बुला लिया, नड्डा साहब को बुला लिया, आपने मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ आए, अमित शाह यहाँ पर आए। तो क्या वो जो जिनको जयचंद कह रहे हैं, क्या उनसे भी ताकतवर हैं कि वो जो है उनके उम्मीदवार को हरवा सकते हैं? लेकिन कैप्टन साहब अगर बात की जाए जिस तरह से राव इंद्रजीत साहब का बयान आया है निकलकर, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए या पूरे हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि पंचायती चुनाव भी नजदीक है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, क्या पार्टी यहां पर दोफाड़ होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ना, इनको झटका दे दिया हाईकमान ने। जो यादव को उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया, भूपेंद्र यादव को CEC में ले लिया। तो जो झटका लगा है, उसका जो शॉक जो उनको लगा है, उससे अभी उभर नहीं पाएंगे। तो इसका सीधा जो असर है, क्या वो चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा कैप्टन साहब? देखिए ऐसा है, इनकी आयु जो है करीबन 73-74 साल हो गई है। जब तक चुनाव आएंगे 75 साल के हो जाएंगे। तो इनको जो है मौका और लोगों को देना चाहिए ना। बहुत थोड़े लोग हैं, उनको मौका दें। ये तो MP लगातार 5 बार बंद है। लेकिन काम किया नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, एम्स बनाया नहीं। एम्स पे कितने दिन से लगे हुए हैं, 8 साल हो गए, एम्स में एक ईंट नहीं लगी। सैनिक स्कूल था उसको पूरा नहीं कर पाए। कोई एक नई योजना लेके नहीं आए। IIM लेके आया हूँ, कुछ तो रेवाड़ी के लिए कुछ तो किया होता।
लेकिन यही कैप्टन साहब एक महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो एज जो आपने बताई 75 के आसपास जो है चुनाव के वक्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए तो एक अच्छी पैठ जो है वो राव जी की वहां पर मानी जाती है। उनके कहने से जो मतदाता है वो अपना वोट जो है करता हुआ नजर आता है। क्या वो इस्तेमाल जो वोट में जो वोट तब्दील करवाने में ये भी ये देखो ऐसा है, ये आपको गलतफहमी है कि अपने बदल सकते हैं। हाँ। पहले जब कांग्रेस किया हुआ थी तभी कांग्रेस में थे, जब मोदी की रेव आई तो मोदी में चले गए। ठीक है, इनको बोलो कि ये जो इनकी अपनी इन्होंने पार्टी बनाई थी, अपनी खुद की इन्होंने पार्टी बनाई थी एक, उससे लड़के दिखाएं, पता लग जाएगा कि कितने लोग जो है लोगों ने पिछली बार पुलवामा अटैक की वजह से जो है बीजेपी को वोट दिया, लोग इनको बंके वोट डालना नहीं कर रहे थे। तो ये आप मत कहो कि ये इन्होंने तो पूरा जोर लगा दिया था रेवाड़ी सीट के लिए, क्यों आ रहे हैं यहाँ से। चलिए कैप्टन अजय सिंह यादव जी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी की हार पर उन्होंने बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि जो दक्षिण हरियाणा है उसको लेकर तब याद आती है जब वोट देने की बारी आती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लंपी स्किन डिसीज बीमारी की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग अब सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है और विभाग की टीमें 53 पशु चिकित्सालयों और 91 पशु औषधालयों में संभावित लक्षण वाले पशुओं का इलाज करती हुई नजर आ रही है। डीडीएएच ने पशुपालकों से संबंधित लक्षण वाले पशुओं का इलाज राजकीय पशु चिकित्सालय में करवाने की अपील भी की है और डिंगसरहा गांव के नंदीशाला में लंपी बीमारी से नदियों की बचाने की मुहिम के तहत सेवक सदस्य सफेदी फिटकरी और राख के मिश्रण का छिड़काव भी कर रहे हैं। आपको बताएं गायों की सेवा के लिए सेवक सदस्य समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने अच्छी पहल भी की है और बीमारी के कुछ लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इसके लक्षण हैं। पशुओं को तेज बुखार आना, मुंह से पानी गिरना, भूख नहीं लगना, दूध उत्पादन में गिरावट होना, पशुओं के शरीर पर गांठें दिखना और फूट कर वो जख्म में तब्दील हो जाना, ये तमाम डिसीज है जिससे जो गायों में ये एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर लगातार पशुपालन जो है वो विभाग जो है लगातार प्रयास कर रहा है किसी भी सूरत हाल में इस बीमारी को रोका जाए और जो गाय हैं और जो पशु हैं उनको इससे निजात दिलवाई जाए। फतेहाबाद जिले के अंदर लगभग 600 केसेज हैं, जिसमें से 220 केसेस रिकवर भी हो गए। 380 केसेज हैं वो अंडर ट्रीटमेंट है और रिकवरी की तरफ हैं। और इसके अंदर ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। जैसे ही मान लो पब्लिक को पता लगे तो हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। उधर खबर अब भिवानी से है, जहां पर भिवानी के पिछले दिनों हुई भारी बारिश से तालू, धनाना और तिगड़ाना क्षेत्र के अंदर जलभराव जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं और इससे किसानों के धान, कपास, बाजरा और मूंग की फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही। जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने पानी की निकासी के लिए पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं ताकि सबसे ज्यादा फसलें खराब ना हो सके। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन और बारिश होने के संकेत भी जारी कर दिए हैं, जिससे जलभराव जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं और दिक्कतें बढ़ती नजर आ सकती है। इसी विषय को लेकर क्षेत्र के किसान कृषि उप निदेशक से मिले हैं और समस्या का समाधान ढूंढते नजर आए हैं। अभी तक हमारे जिले में लगभग 240 mm बारिश हो चुकी है और हमारी सभी फसलें जैसे कपास है, धान है, आपका मूंग है, बाजरा है, ग्वार है, अभी तक अच्छी फसलें हैं और अभी तक बारिश से हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें जल भराव हुआ है और वहां प्रशासन लगातार लग भी रहा है उस पानी को कैसे निकासी की जाए। बाकी तो हमारी फसलें अच्छी है। किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों से जो लगातार हल्की से मध्यम बारिश जो चल रही है भिवानी जिले में, वो आगे अभी आज, कल और परसों यानी 16, 17 और 18 तक जारी रहेगी। उसके बाद में 18 के बाद बारिश की संभावना, अगले 2-3 दिन के लिए बारिश नहीं होने की संभावना है। मैक्सिमम तापमान 36-37 डिग्री के आसपास चल रहा है और न्यूनतम तापमान है वो 26 से 30 डिग्री के बीच में बना हुआ है।
दूसरा खबर झज्जर से है, जहां पर झज्जर पुलिस महकमे में एक व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप पर एसपी वसीम अकरम का फोटो लगाकर पुलिस महकमे में फोन करने का सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है। और मामला खुलासा तब हुआ है जब संदेह होने पर पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से संपर्क किया तो यह पता चला है किसी शातिर बदमाश के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। और आपको यह बताएं, कुछ दिनों से झज्जर जिले के एसएचओ और चौकी इंचार्ज के पास एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पुलिस की मूवमेंट और गश्त पूछी जा रही थी। उक्त नंबर पर झज्जर के एसपी वसीम अकरम की वर्दी पहने हुए फोटो लगी हुई थी और साथ ही नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ था। पुलिस अधिकारियों को लगा कि एसपी वसीम अकरम ने अपना नंबर बदल लिया है, लेकिन जब साइबर टीम से इस बारे में तहकीकात करवाई गई और इंचार्ज तक ये बात पहुंची तो ये खुलासा होता हुआ नजर आया। एसपी ने नंबर नहीं बदला है और तुरंत पुलिस महकमे को इसके बारे में सूचित कर दिया गया और पुलिस ने दोनों नंबरों को ट्रैक करा और इसके खिलाफ जो है साइबर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। आरोपी की तलाश अब लगातार जारी है और पुलिस जो है वो तफ्तीश करती नजर आ रही है। जैसे हमारी जानकारी और हमारे नाम और फोटोज वगैरह वेबसाइट पर पड़े रहते हैं और आधिकारिक जो नंबर है वो हमारी हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पे और दूसरी वेबसाइट पे रहते हैं, तो उनका फायदा उठा के कुछ लोगों ने एक अटेम्प्ट किया है जिसके संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है IT एक्ट के अंतर्गत, जिसमें मेरी फोटो लगा के और जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है या सरकारी नंबरों पर जो पुलिसकर्मियों के या पुलिस अधिकारियों के नंबर है उनको मैसेज भेजा जा रहा है कि मैं परेशानी में हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इसके स्कैम के संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी के नाम को लेकर फोन करने का मामला दरअसल यहां पर निकलकर सामने आया है। झज्जर की आपको खबर बता रहे हैं, साइबर सेल ने इस मामले को दर्ज किया है और साथ ही साथ आरोपी की अब तलाश शुरू कर दी गई है और पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश करती हुई नजर आ रही है। ये काफी गंभीर मामला है। अगर इस तरह से कप्तान साहब का फोटो लगाकर उनकी वर्दी के साथ फोटो लगाकर अगर लोकेशन और ट्रैक जो है वो मूवमेंट अगर पुलिस के और पुलिस के अधिकारियों के मांगे जा रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा बड़ा क्राइम जो है वो घटित हो सकता था। इसको लेकर अब पुलिस और साइबर टीम जो है वो एक्शन मोड में है और तत्काल प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उधर खबर हरियाणा के से ही है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायक के दल की बैठक में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर 28 तारीख को रैली का आयोजन कर फैसला लिया गया है और साथ ही बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सिंबल पर लड़ा जाएगा। विधायक दल की मीटिंग थी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी थे उदयपाल जी, और 2-3 बात हुई। एक तो ये फैसला किया हुआ कि 28 को दिल्ली रैली होगी, जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष होना था 28 को यमुनानगर, वो अब 11 सितंबर में होगा, 11 तारीख को, और ये 28 को सब दिल्ली यहाँ पूरे जोर शोर से दिल्ली रैली में, क्योंकि वो रैली महंगाई के खिलाफ। आज हर वर्ग महंगाई से परेशान। दूसरा ये प्रस्ताव हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया शामलात का, उससे बड़ी भारी परेशानी फैल रही है। नीचे से आदेश हुए हैं कब्जे लेने की, गांव में अफरा तफरी मची हुई है, तो उसके बारे में विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और इसमें अमेंडमेंट ली जाए लैंड कंसोलिडेशन एक्ट में और लैंड होल्डिंग में लिए जाए। सभी विधायकों का यही राय था कि पंचायत के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हमारे को सिंबल पे नहीं लड़ना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।